Assalamualaikum. Welcome to the second video of chapter 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। न्यू कोर्स के हिसाब से क्लास 9th की बुक से आज हम सेकंड वीडियो बना रहे हैं। टॉपिक हमारा है आज का टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स, और आपके पास नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, मोमेंट ऑफ फोर्स। इस वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, पिछली वीडियो में हमने लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस को डिस्कस किया था और एडिशन ऑफ फोर्सेस को। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो मैं आई बटन में डाल दूँगी या नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स से। अच्छा जी, पिछली वीडियो में मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी कि लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस क्या होती हैं। ये हमारा पिछली वीडियो का वर्क है। हम नेक्स्ट पेज कर लेते हैं। जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स ऐसे लगाएंगे कि वो उस ऑब्जेक्ट को रोटेट करने पर मजबूर कर दे, तो हम बोलेंगे कि टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स हमने एक्सपीरियंस किया है। बिलफर्स्ट आपके पास यहाँ पर एक नट था, ठीक है, और यहाँ पर आपने उसके साथ एक स्पैनर लगाया। स्पैनर उर्दू में हम उसको चाबी भी बोलते हैं। सो अगर आपने लफ्ज़ स्पैनर नहीं सुना तो आपने मे बी चाबी लफ्ज़ सुना हो। अब यहाँ पर ये इसका पॉइंट था जिस पे हमने इसको अटैच किया और इधर से हमने फोर्स अप्लाई की। अच्छा, जब हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, हमारा जो स्पैनर होता है वो गोल गोल घूमता है और हमारा जो नट है या वो टाइट कर रहे होते हैं हम या लूज़ कर रहे होते हैं। तो ये जो फोर्स हमने अटैच किया और उसकी वजह से जो टर्न हुआ है, दिस इज़ नोन एज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम बुक की तरफ आते हैं और हम देखते हैं कि बुक में वो मज़ीद हमें क्या कह रहे हैं। हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है कि लीनियर मोशन क्या होती है। लीनियर मोशन मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया कि फॉर एग्जांपल एक चीज़ रखी हुई है और आप इसके नीचे से या ऊपर से फोर्स लगा रहे हैं तो वो एक ही डायरेक्शन में मूव करेगी। दिस इज़ द लीनियर फोर्स। ठीक है, लेकिन आप ऐसी फोर्स लगाओ जो है तो लीनियर, जैसे हमने यहाँ पे फोर्स लगाई थी। ठीक है, हमने जैसे यहाँ पे फोर्स लगाई थी, वो फोर्स तो लीनियर थी, एक ही डायरेक्शन में थी, लेकिन उसकी वजह से रोटेशन हो रही है। सो दैट इज़ द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो वो हमें ये कह रहे हैं कि हमने पिछले क्लासेस में या पिछली बुक्स में हम लोगों ने पढ़ा है कि लीनियर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या होता है। एक ऑब्जेक्ट में लीनियर मोशन यानी वन डायरेक्शन में मोशन क्या होती है। ठीक है, और वहाँ से एक्सलेरेशन कैसे होती है। लेकिन जो रिजिड ऑब्जेक्ट्स होती हैं कैन ऑल्सो रोटेट, वो रोटेट भी कर सकती हैं। जैसे यहाँ पे हमने उधर रजिस्टर में भी पढ़ा था कि नट को हमने लीनियर फोर्स लगाई लेकिन वो रोटेट की है, रिजिड बॉडी थी और वो रोटेशन में आई। तो वो कह रहे हैं कि वो रोटेट भी कर सकते हैं और इसको हम बोलते हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि रिजिड ऑब्जेक्ट है क्या। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको हम रिजिड कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक फॉर्म है, फॉर्म यानी जो हमारे पास स्पंज होते हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास सुराख भी होते हैं, छोटे छोटे सुराख भी होते हैं, कभी बड़े बड़े सुराख भी होते हैं। स्पंज को अगर आप ऐसे डिफॉर्म करेंगे, उसको दबाएंगे, तो वो अपनी शेप चेंज करेगा। अगर स्पंज के यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट की डायरेक्शन है फॉर एग्जांपल 1 सेंटीमीटर, तो अगर आप उसको ऐसे कंप्रेस करेंगे तो वो 1 सेंटीमीटर से चीज़ आपकी डिस्टेंस कम हो जाएगा। वो 1 सेंटीमीटर के बजाय, क्योंकि वो क्लोज आ जाएंगे एक दूसरे के, और मे बी वो 0.5 सेंटीमीटर हो जाए किस तरीके से। तो दूसरी तरफ फॉर एग्जांपल आपके पास एक स्प्रिंग है। स्प्रिंग को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कुछ डिस्टेंस था, आपने उसको दबाया, उसका डिस्टेंस कम हुआ, स्प्रिंग छोटा हो गया। या अगर आप उसे खींचेंगे तो उसका डिस्टेंस बड़ा हो जाएगा। ठीक है, सो ऐसी ऑब्जेक्ट्स को हम नहीं कह सकते कि ये रिजिड है। रिजिड बॉडीज़ हमारे पास या रिजिड ऑब्जेक्ट्स हमारे पास वो होती हैं कि जो फॉर एग्जांपल जिनके हम 2 पॉइंट्स ले लें और उनके बीच में जो डिस्टेंस है, अगर हम उन्हें दबाएं या उन्हें खींचें तो तब भी उनका वो डिस्टेंस चेंज नहीं होना चाहिए। दोज आर द रिजिड ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जांपल रिजिड ऑब्जेक्ट में ये पेन भी आता है, मैं इसको कंप्रेस करूँ लेकिन इसका डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। इसी तरीके से पत्थर भी हो सकता है, आपका रजिस्टर हो सकता है, आपकी बुक हो सकती है। दोज आर द रिजिड बॉडीज़। ठीक है, हमने यहाँ पे स्पैनर वाली एग्जांपल लेंगे। स्पैनर इज़ अ रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडीज़ में अगर हम लीनियर फोर्स लगाते हैं तो वो लीनियर भी मूव करेगा लेकिन वो टर्न भी हो सकता है। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑफ द बॉडी रिमेन्स द सेम अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स, इट इज़ कॉल्ड रिजिड बॉडी। कि हमने फोर्स लगाई है लेकिन उसके 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस सेम रहे, तो वो बॉडी कौन सी होगी, आपकी रिजिड बॉडी होगी। अच्छा, मज़ीद एक चीज़ आप समझेंगे यहाँ पे, वो आपको पहले कीवर्ड समझा रहे हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब आप ये देखेंगे कि एक्सिस ऑफ रोटेशन आपका है क्या। स्पैनर वाली एग्जांपल पे हम वापस आते हैं। जब हमने यहाँ से फोर्स लगाई और आपका स्पैनर गोल गोल रोटेट करेगा, लेकिन एक पॉइंट होगा कि जिसके इर्द गिर्द वो रोटेट कर रहा होगा, जैसे ये है, इसको हम बोलेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी रोटेशन का एक्सिस।
बिल फर्स्ट जैसे आपके पास अर्थ होती है, वो अगर अपने उस पर गोल गोल घूम रही है, रोटेट कर रही है, तो उसके जो सेंटर होता है उसको हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसी तरीके से ये अगर गोल गोल रोटेट कर रहा है तो इस पॉइंट के इर्द गिर्द रोटेट करे, तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन। अच्छा, वो क्या कहते हैं, ड्यूरिंग रोटेशन ऑल पार्टिकल्स ऑफ द रिजिड बॉडी रोटेट अलोंग फिक्स सर्कल्स, कि जब हम रोटेशन कर रहे होते हैं तो रिजिड बॉडी के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक फिक्स सर्कल में रोटेट कर रहे होते हैं। ठीक है, द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ दिस सर्कल इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो वो जो स्ट्रेट लाइन है जो उन सारे सेंटर को जोड़ के रखा हुआ है उसने, दैट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहाँ पे सारे जो भी पार्टिकल्स होंगे, फॉर एग्जाम्पल ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल है, ये सब रोटेट कर रहे होंगे, और एक स्ट्रेट लाइन जिसके इर्द गिर्द ये सारे रोटेट करें, उस लाइन को हम बोलेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहाँ पे उन्होंने डायग्राम भी ड्रॉ की है। ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। जेड एक्सिस में आप देख सकते हैं कि पार्टिकल्स रोटेट कर रहे हैं, तो जेड एक्सिस को उन्होंने क्या किया है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। अच्छा, मज़ीद हम इनकी टर्म समझते हैं। अगली चीज़ वो हमें कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन क्या होती है। लाइन ऑफ एक्शन को समझने के लिए हम देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल जब हम लोग जिक्र करते हैं, यहाँ पे डायग्राम दोबारा बना देती हूँ, कि यहाँ पे हमने फोर्स लगाई, तो हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं कि जिसके अलोंग हमने फोर्स लगाई, इस लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन। दिस इज लाइन ऑफ एक्शन। ठीक है, तो लाइन ऑफ एक्शन में वो क्या कह रहे हैं, अ लाइन अलोंग द फोर्स एक्ट्स इज, कि वो वाली लाइन जिसके अलोंग फोर्स एक्ट करती है, इज कॉल्ड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। जैसे ये वाली लाइन थी, ये स्ट्रेट जाएगी लाइन, इस लाइन के अलोंग हमने फोर्स लगाई थी, तो दिस लाइन इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अच्छा, दूसरी तरफ बात आती है मोमेंट आर्म की। मोमेंट आर्म अब क्या होता है, जो आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो, और जो आपका लाइन ऑफ फोर्स है उसके बीच में जितना भी डिस्टेंस होगा, दैट इज नोन एज मोमेंट आर्म। सही, जो आपकी लाइन ऑफ एक्सिस है, रोटेशन ऑफ एक्सिस है वो, और जो आपकी फोर्स ऑफ लाइन ऑफ फोर्स है, लाइन ऑफ एक्शन है, उसके बीच में जो डिस्टेंस होगा, दैट इज नोन एज मोमेंट आर्म। तो मोमेंट आर्म को वो क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर इसलिए बोला क्योंकि इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब आपकी फोर्स नीचे की तरफ एक्ट कर रही है और आपका मोमेंट आर्म ऐसे आ रहा है, बीच में कितना एंगल बनता है, 90 डिग्री का। सो दैट्स व्हाई दीज टू फोर्सेस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दीज टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सॉरी। सो वो क्या कहते हैं, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज नॉन एज मोमेंट आर्म ऑफ द फोर्स। कि जो आपकी लाइन ऑफ एक्शन है, जैसे यहाँ पे आपकी लाइन ऑफ एक्शन यहाँ पे बनेगी, और जो आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, दैट इज नोन एज मोमेंट आर्म ऑफ फोर्स, या उसको हम मोमेंट आर्म भी बोल देते हैं सिंपली। यहाँ पे अगेन उन्होंने स्पैनर फोर्स की एग्जाम्पल दी है। ठीक है, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, यहाँ पे एक और उन्होंने फोर्स ड्रॉ किया है, ये दिस इज ऑल्सो अ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अच्छा, हम नीचे की तरफ कर रहे थे, उन्होंने इस साइड को घुमाया, तो दीज आर द लाइन ऑफ फोर्सेस जो कि ऐसे ऐसे हैं। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा आपका, और इनके बीच में जो भी इस एफ का होगा मोमेंट आर्म ये, और इस एफ का होगा मोमेंट आर्म ये। ठीक है, अच्छा, मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है। मोमेंट ऑफ फोर्स अब हमारे पास ये होता है कि जो फोर्स हमने अप्लाई की है, जो फोर्स हमने लगाई है उसको, और जो आपके पास मोमेंट आर्म है उसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आएगी कि रोटेशन कितनी हुई है, दैट इज नोन एज मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स या मोमेंट ऑफ फोर्स को हम टॉर्क भी बोलते हैं। टॉर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द मोमेंट आर्म, कि जो आपके पास फोर्स है उसको और जो आपका मोमेंट आर्म है उसको आप मल्टीप्लाई कर दो, आप उसका प्रोडक्ट निकाल लोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, टॉर्क का सिंबल आप देख लें। टॉर्क का सिंबल आपके पास ऐसे है, जैसे पाई की आप फर्स्ट वाली जो है उसको आप रिमूव कर दें, जैसे ये है पाई, आप ऐसे ड्रॉ करते हैं ना, यहाँ पे आप सिंपली इसको ऐसे ड्रॉ कर देंगे, दिस इज टॉर्क। ठीक है, सो टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय लेंथ। व्हाट इज फोर्स, आपके पास ये जो आपने फोर्स ड्रॉ की है वो, और लेंथ क्या है आपका, मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म क्योंकि लेंथ ही है ना, डिस्टेंस कितना है, सो दैट्स व्हाई वी हैव टेकन एल। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसको अगेन में इसके आपके पास जो होंगे ऐसा यूनिट, वो क्या होंगे, ऐसा यूनिट आपके पास है एनएम, न्यूटन मीटर। कैसे न्यूटन मीटर, आपके पास फोर्स का क्या होता है न्यूटन, लेंथ का क्या होता है एम, आप उन दोनों को इकट्ठे करके लिख दोगे, सो दैट इज न्यूटन मीटर। ठीक है,
अच्छा, ज़रूरी तो नहीं है कि हर दफ़ा आपकी जो फ़ोर्स है और जो आपका मोमेंट आर्म है उसके बीच में 90 डिग्री का एंगल बने। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जो दोनों एंगल्स बन रहे थे वो कितने के थे, 90 डिग्री। बट मे पॉसिबल कि यहाँ पे आपका जो स्पैनर है, आई एम सॉरी, मेरी ज़रा ड्राइंग को पार्डन कीजिएगा, यहाँ पे आपका 90 डिग्री का एंगल ना बने। मे बी आप फोर्स ऐसे लगा रहे हो, टेढ़े एंगल पे भी लगा रहे हो, अब 90 डिग्री से तो ज़्यादा का एंगल बनेगा, या मे बी आप ऐसे लगा रहे हो, 90 डिग्री से कम का एंगल बनेगा। सो उस केस में हम क्या करेंगे, हम लोग क्या डायरेक्ट सिर्फ मल्टीप्लाई कर देंगे? नहीं, आपके पास ये जो F मल्टीप्लाई बाय L है ये तब है जब आपके पास एंगल 90 डिग्री का है। लेकिन इन केस अगर आपके पास एंगल डिफरेंट बन रहा है, जैसा कि इधर है, ये लेंथ है, ठीक है, फोर्स जो ऐसे ऊपर की तरफ कर रहे थे अब ये टेढ़ी लग रही है, ये एंगल है, ये आप देख सकते हैं फोर्स टेढ़ी लग रही है, तो आपके पास एक एंगल आ रहा है, ठीक है, 90 डिग्री नहीं आ रहा। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम F साइन थीटा ले लेंगे। हमारे पास दो होते हैं, फॉर एग्जांपल एक फोर्स ऐसे है तो उसकी बेस होती है, उसको हम नहीं लेंगे, हम जो उसका परपेंडिकुलर वाला एंगल है F साइन थीटा उसको हम लोग ले लेंगे। हमने F साइन थीटा लिया तो हमारे पास फार्मूला क्या बन जाएगा, हमारे पास जो ओरिजिनल फार्मूला है वो होगा मोमेंट ऑफ आर्म का इक्वल्स टू F L साइन थीटा, ठीक है। अब अगर साइन थीटा आपके पास 90 डिग्री का एंगल है तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, 1। आपके पास आप अगेन कह सकते हैं कि टॉर्क इक्वल्स टू FL, ठीक है। सो यहाँ पे आपके पास ये चीज़ थी। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास एक और है कपल। कपल को भी आप यहाँ पर अंडरस्टैंड कर लें। कपल क्या होता है, जब दो फोर्सेस हैं, हम लोग पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, व्हेन टू इक्वल एंड ऑपोजिट पैरेलल फोर्सेस एक्ट एट टू डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द सेम बॉडी दे फॉर्म अ कपल। हम इसको इसकी डेफिनेशन से ही अंडरस्टैंड करते हैं। वो क्या कह रहे हैं कि आपके पास फॉर एग्जांपल किसी चीज़ पर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं और वो दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं और डायरेक्शन में ऑपोजिट पैरेलल हैं। फॉर एग्जांपल ऑपोजिट पैरेलल है तो ये ऐसे होंगी, ऑपोजिट डायरेक्शंस हैं, F1 ये होगी और F2 ये होगा, और लेकिन इक्वल है एक दूसरे के। तो अगर ये 2 न्यूटन की फोर्स है तो ये भी 2 न्यूटन की फोर्स होगी, ठीक है। एक्ट कर रही हैं ऑपोजिट डायरेक्शंस में, हैं क्या, इक्वल है एट टू डिफरेंट पॉइंट्स, और टू डिफरेंट पॉइंट्स पे एक्ट करें। ये नहीं करेंगे कि हम मिड में ही एक यहाँ पे आ रही है और एक यहाँ पे आ रही है, नहीं, ऑपोजिट पॉइंट्स के ऊपर, ठीक है। तो उन फोर्सेस को हम क्या बोलेंगे, कपल। और ये फोर्सेस एक दूसरे को रोटेट करवाती है। फॉर एग्जांपल ये मेरा पेन है, मैं यहाँ पे तो ये पेन पे अपने दो फोर्सेस लगाती हूँ सेम पॉइंट पे, आप देखिएगा ये रोटेट नहीं करेगा। लेकिन अगर यही मैं 2 डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर लगाऊंगी तो ये साथ रोटेट करेगा। सो दिस इज नोन एज अ कपल, ठीक है। आपके पास यहाँ पर एग्जाम्पल 4.2 भी है। 4.2 एग्जाम्पल में वो क्या कहते हैं, एक स्पैनर है, 25 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है नट से, यानी उसका मोमेंट आर्म कितना हो गया, 25 सेंटीमीटर। फोर्स आपने लगाई है 400 न्यूटन की और स्पैनर आपको शो किया गया। अब आपने इसका टॉर्क निकालना है, तो आपके पास जो लेंथ सेंटीमीटर में, आपने उसको मीटर में कन्वर्ट किया, फोर्स आपकी 400 है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, F मल्टीप्लाई बाय L, आपने उनको मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप लोग ये क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे आपने साइन थीटा क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने हमें कोई एंगल नहीं दिया। सो ऑब्वियस सी बात है, अगर एंगल नहीं है तो 90 डिग्री का एंगल होगा, तो इस वजह से हमने साइन थीटा नहीं लगाया, और साइन 90 तो ऑलरेडी 1 ही होता है, तो हमने यहाँ पे साइन थीटा नहीं लगाया, सिंपल उनको मल्टीप्लाई करके ये डाल दिया। लेकिन अगर कोई हमारे पास एंगल आएगा तो हम साइन थीटा की वैल्यू इसमें इंसर्ट करेंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स क्या होते हैं।